हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीना शक्तावत। हम लोग मनोविज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 पेपर फर्स्ट में हमारा चल रहा है आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान या बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। हमारा जो है पेपर है और इसमें हम कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग आज करेंगे। विस्मरण पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो कारणों के अंदर सबसे पहला कारण जो विस्मरण के कारण है, हम क्यों भूलते हैं, बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है सीखने से संबंधित कारक। सीखने से संबंधित यानी किसी भी विषय के विस्मरण या फॉरगेटिंग का प्रश्न तब उठता है जब पहले कभी उसे सीखा गया हो। इसलिए ये स्वाभाविक है कि किसी भी विषय को सीखने से संबंधित कारक जो है उनसे विस्मरण की मात्रा प्रभावित होती है। तो उन कारणों में सबसे पहला जो है कारक वो है सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि सीखे जाने वाले विषय का जो स्वरूप है वो सार्थक या निरर्थक हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए और उनके आधार पर ये स्पष्ट किया कि जब सीखा जाने वाला विषय निरर्थक होता है तो वैसी हालत में उसे सीखने में अधिक प्रयास लगता है तथा साथ ही साथ विस्मरण भी जल्दी होता है। कहने का मतलब ये है, एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों पर बनाए थे और उन पर प्रयोग किया था कि जब कोई निरर्थक शब्द हमारे सामने होता है तो जो है सीखने में हमें अधिक प्रयास करने पड़ते हैं क्योंकि हम उन शब्दों से हमारा जो है एसोसिएशन नहीं होता। और जब ये जो सीखा जाने वाला विषय निरर्थक होता है तो हमें प्रयास अधिक करने पड़ते हैं और जो विस्मरण है, फॉरगेटिंग है, वो भी बहुत जल्दी होने लगती है। तो किंसले मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर ये बताया कि निरर्थक पदों या विषयों को सीखने में सिर्फ अधिक प्रयास ही नहीं लगते बल्कि ऐसे विषयों को सार्थक विषयों की अपेक्षा व्यक्ति जल्दी भूल जाता है, क्योंकि सार्थक शब्द जो हैं कहीं ना कहीं जो है वो उनकी हमें जो वो याद रहते हैं, हमें उनकी सार्थकता होती है, इसलिए वो हमें किसी एसोसिएशन में, किसी कनेक्शन में हमें याद रहते हैं। इसके जो सार्थक विषय है वो हमें ज़्यादा याद रहते हैं और निरर्थक विषय जो है वो हम भूल जाते हैं। तो इसके दो कारण हैं, क्योंकि निरर्थक विषय को व्यक्ति समझकर नहीं बल्कि रट कर सीखता है। जैसे स्मृति चिन्ह जो हैं वो उतने मजबूत और सुदृढ़ नहीं हो पाते, क्योंकि रटने से क्या है, स्मृति चिन्ह हमारे मजबूत नहीं हो पाते जितना कि हम सार्थक विषयों के स्मृति चिन्ह हमारे मजबूत होते हैं। तो जब स्मृति चिन्ह कमज़ोर हो जाते हैं तो उसकी धारण अधिक दिनों तक नहीं रह पाता है, उसको हम अधिक दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते और उसका विस्मरण जल्दी होता है। लेकिन निरर्थक विषयों में व्यक्ति की ना तो कोई रुचि होती है और ना उसके साथ कोई सार्थक एसोसिएशन व्यक्ति स्थापित करता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति उसे तेज़ी से भूल जाता है। तो यानी सीखा जाने वाला विषय कैसा है, सार्थक है या निरर्थक है, तो इस पर जो है वो डिपेंड करता है और हमारी मेमोरी जो है, स्मृति उस पर डिपेंड करती है। अगर सार्थक विषय है तो वो हमें अधिक समय तक याद रहता है, यदि निरर्थक है तो हम उसको जल्दी भूल जाते हैं। दूसरा है सीखने की मात्रा। किसी भी विषय को सीखने के लिए जितने प्रयास की आवश्यकता है, अगर उससे अधिक प्रयास तक उसे सीखना ओवर लर्निंग कहलाता है, तथा ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रयास है या ज़रूरत से कम प्रयास तक सीखने को हम अंडर लर्निंग कहते हैं। यानी जितने प्रयास हमें सीखने में लगने चाहिए उतना तो हमें प्रयास करने ही चाहिए, ट्रायल्स करनी ही चाहिए। जब किसी विषय को ज़रूरत के प्रयासों से भी अधिक प्रयासों तक सीखते हैं तो उसकी स्मृति मजबूत होती है, क्योंकि उससे बनने वाले जो मेमोरी ट्रेसेस हैं, जो स्मृति चिन्ह हैं, वो काफ़ी सुदृढ़ और प्रबल होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि विस्मरण देरी से होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने ट्रायल्स हमने लिए हैं, अगर की आवश्यकता है सीखने के लिए, अगर उससे अधिक ट्रायल्स हम लेंगे तो हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी विषय को ज़रूरत के प्रयासों से कम प्रयास तक सीखा जाता है तो उसकी स्मृति चिन्ह कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी स्मृति भी
कमज़ोर हो जाती है। तो सीखने की जो मात्रा है वो भी हमारे फॉरगेटिंग को प्रभावित करती है कि कितने ट्रायल्स हमें लेने चाहिए, कितने प्रयास हमें सीखने के करने चाहिए। थर्ड है सीखी गई विषय की लंबाई। सीखी गई विषय की लंबाई का भी प्रभाव स्मृति पर पड़ता है और फिर वह विस्मरण को प्रभावित करता है। यानी लंबे विषय की धारणा छोटे विषयों की अपेक्षा अधिक होती है। जो लंबे विषय हैं उनका धारण छोटे विषयों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि लंबे विषय को व्यक्ति बार बार रिवाइज करता है, बार बार दोहराता है। लंबे विषय का फॉरगेटिंग या विस्मरण छोटे विषय के विस्मरण की अपेक्षा देरी से होता है। तो जो सीखी गई विषय की जो लंबाई है उस पर भी हमारी फॉरगेटिंग निर्भर करती है। तो एबिंगहॉस ने एक अध्ययन किया था और उन्होंने इसको स्पष्ट किया। उन्होंने पाया कि जो 36 निरर्थक पदों की सूची का विस्मरण 24 घंटे के बाद मात्र 42% है, जबकि 12 निरर्थक पदों की सूची का विस्मरण 24 घंटे के बाद 65% होता है। यानी जो लंबा विषय है उसको व्यक्ति बार बार दोहराता है और जो छोटा विषय है उसको व्यक्ति जो है रिवाइज नहीं करता, जिसके कारण विस्मरण होता है। नेक्स्ट है सीखने की विधि। तो सीखने की विधि गलत तथा अनुपयुक्त होती है, तो इससे भी फॉरगेटिंग होती है। कुछ प्रयोग हुए हैं और उन प्रयोगों में ये देखा गया कि कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर विराम विधि तथा अंश विधि से सीखे गए विषय की धारणा अधिक समय तक बनी रहती है। यानी जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें जब हम विराम देते हैं, टुकड़ों में हम उसको सीखते हैं, तो वो अधिक समय तक हमें याद रहती है, क्योंकि उसके स्मृति चिन्ह अधिक मजबूत होते हैं। व्यक्ति इस तरह के विषय को जल्दी नहीं भूलता है, और यदि कोई व्यक्ति किसी लंबे विषय को अविराम विधि से यानी कंटिन्यू करता है तो इस तरह के विषय का विस्मरण तेजी से होता है, क्योंकि इस विधि में सीखे गए विषय के या पाठ के सीखने से जो स्मृति चिन्ह हैं वो अधिक सुदृढ़ नहीं हो पाते और उनकी स्मृति जो है वो कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति जो है भूल जाता है। नेक्स्ट है पदों का क्रमिक स्थान। ये आपको इसमें दिखेगा पॉइंट, पदों का क्रमिक स्थान। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं जिससे ये पता चला है कि सूची में जो पद होते हैं, जो प्रश्न होते हैं या आइटम्स होते हैं, उनके स्थान से भी फॉरगेटिंग होती है। एक प्रयोग वार्ड मनोवैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने परिणाम में ये पाया कि वैसे पद जो सूची के ऊपर के हिस्से में होते हैं उनकी धारणा सबसे मजबूत होती है और उससे कम मजबूत धारणा सूची के निचले हिस्से में आने वाले पदों की होती है। यानी जब हम कोई लिस्ट देखते हैं तो जो ऊपर के जो हमारे आइटम हैं या पद हैं उनकी हमें अधिक समय तक वो धारण रहते हैं और याद रहते हैं, और नीचे के पदों को हम भूल जाते हैं। तो इसका कारण वार्ड ने ये बताया कि सूची के ऊपर हिस्सों में आने वाले निरर्थक पद मस्तिष्क में पहले प्रवेश करते हैं और उससे उत्पन्न स्मृति चिन्ह को सुदृढ़ होने का अवसर भी अधिक मिलता है, और सूची के जो अंतिम पद होते हैं उनको सुदृढ़ होने का मौका नहीं मिल पाता। और सूची के अब बचे बीच के वर्ड, तो जो सूची के बीच के आने वाले पद हैं उनके स्मृति चिन्ह पहले के पदों और अंत के पदों के स्मृति चिन्हों से काफ़ी दब जाते हैं और उनकी धारणा भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसी कारण सूची के जो ऊपरी भाग के पद हैं उनका विस्मरण कम होता है और अंतिम भागों के पदों का विस्मरण थोड़ा अधिक होता है। नेक्स्ट है पुनः प्राप्ति अवरोध। विस्मरण का एक मुख्य कारण पुनः प्राप्ति अवरोध है, जो पृष्ठोन्मुख अवरोध से एक भिन्न कॉन्सेप्ट है। पृष्ठोन्मुख अवरोध क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए हमने कोई एक विषय सामग्री सीखी और उसके बाद, उसके तुरंत बाद हमने दूसरी विषय सामग्री या कोई दूसरा काम करना हमने शुरू कर दिया, और जब वो दूसरा काम खत्म हुआ तो हमने पहली वाली विषय सामग्री को जब रिवाइज किया तो हम उसको भूल गए। क्यों? क्योंकि हमने जो याद की थी उसके बाद जो हमने कार्य किया वो एक
वेंशन हमारे अंदर उसमें सीखने में हुई और एक अवरोध उत्पन्न हुआ, इनहिबिशन उत्पन्न हुआ, जिससे जो है हम पहली सामग्री को भूल गए। यानी जब बाद की विषय सामग्री पहली सीखी हुई विषय सामग्री को प्रभावित करती है तो वो पृष्ठोन्मुख अवरोध कहलाता है। तो जब व्यक्ति स्मृति चिन्ह में संचित सूचनाओं का स्मरण करता है तो वह जो टारगेट आइटम्स का रिकॉल कर पाता है, केवल उन्हीं का रिकॉल कर पाता है, और साथ ही साथ इससे उन पदों के बारे में जिनका वो रिकॉल नहीं कर रहा उनके बारे में उसमें एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है और भविष्य में व्यक्ति के लिए इन पदों का रिकॉल करना कठिन हो जाता है। तो ये पुनः प्राप्ति अवरोध की संज्ञा इसको हम कहते हैं। जैसे जब व्यक्ति मान लीजिए 30 स्थान के नाम की सूची में से किसी 20 नाम का रिकॉल करता है तो इसके साथ साथ जो अन्य 10 नाम का जो रिकॉल के संबंध में एक अवरोध अपने आप में उत्पन्न हो जाता है, जिससे भविष्य में जो रिकॉल है वो कठिन हो जाता है। तो पुनः प्राप्ति अवरोध की घटना जो है ये भी हमारे सीखने को या हमारे मेमोरी को प्रभावित करती है और जिससे हमें फॉरगेटिंग होती है। अब हम बात करेंगे